हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? सो वी शुड स्टार्ट विद येमेन क्राइसिस टुडे. Okay, what I have done, I'm sharing the screen with you. I've prepared a PDF. I'll share the PDF with you all, so don't worry. uh, सबको वो PDF मिल जाएगा. Okay, so this is the topic, Yemen crisis. Yemen crisis हम लोग कैसे कैसे लेके चलेंगे? First I should tell you, we'll start with the whole history of Yemen. येमेन की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे. बहुत पुराने में नहीं जाएंगे, बट हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री जो येमेन की है वो देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमको थोड़ा सा क्रक्स मिल जाए कि क्या क्या चीजें हो रही थी येमेन में, और पास्ट कहाँ से आ रहा है येमेन का. और उसके बाद विल सी के जो ये मॉडर्न क्राइसिस, जो नए क्राइसिस खड़े हुए हैं सिंस 2011, तो ये देखेंगे. 2011 से पहले भी क्राइसिस हुए थे येमेन में. 1990 से क्राइसिस चल रहा है. 1994 से सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था येमेन में. वो खत्म हो जाता है. उसके बाद 2011 जो अरब स्प्रिंग आता है, उसके बाद फिर से क्राइसिस स्टार्ट होते हैं, और एक नया टाइप का एक सेपरेटिस्ट वॉर शुरू होता है येमेन के अंदर. ठीक है. तो येमेन बीइंग अ इम्पोर्टेंट नोटेबल एरिया इन वेस्ट एशिया, ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है. उसका लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है. अगर आप लोकेशन को देखेंगे येमेन के, तो बिल्कुल पर्शियन गल्फ इधर है, और इधर आपका गल्फ ऑफ एडन. देन यू हैव रेड सी, तो रेड सी के बिल्कुल किनारे कोस्ट और गल्फ ऑफ एडन. एंड देन यू हैव अरेबियन सी. तो ये बहुत बड़ा एक रूट है, इंपॉर्टेंट रूट है, जो यमन को बॉर्डर करता है. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सी रूट जो है वो यमन को बॉर्डर करता है. ओवर देयर इट इज पर्शियन गल्फ. ठीक है, एक रूट तो ये है, और एक रूट है द गल्फ ऑफ एडन वाला रूट. ठीक है, तो रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर है यमन. कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जो यहाँ पर मैप में आपको नहीं दिखेंगे, वो मैं बताता चलूंगा. यहाँ पर नॉर्थ साइड में सऊदी अरेबिया के जस्ट बॉर्डर पे, जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है, यहाँ पर यू विल फाइंड अ रीजन कॉल्ड सदा. सदा, ठीक है. ये है यमन का कैपिटल. जो फॉर्मल कैपिटल है यमन का, सना. सना यहाँ पर है. और यहाँ पर एक छोटा सा शहर है एडन. ऑल्दो यमन का एक बहुत बड़ा शहर है एडन. ठीक है, तो बाकी इतना बड़ा वैसे टाउन नहीं है, बट हाँ, काफी इंपॉर्टेंट टाउन है एडन. और जिसका जिसका नाम गल्फ ऑफ एडन उसी के नाम से आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एडन नाम का शहर है, जो कि इकोनॉमिकली यमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारे आज के डिस्कशन में एडन आपको कई बार सुनने में आएगा. एडन पर किस तरह से एडन में बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, एडन में एक तरह से वॉर छिड़ी हुई है. तो सना, एडन, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन इज सदा. ठीक है, तो बाकी ये वाले रीजन्स जो हैं, यहाँ पर भी कुछ शहर है, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं. तो दिस इज द मैप ऑफ यमन. स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता होना चाहिए यमन का क्या है. गल्फ ऑफ एडन, एंड हियर इट इज रेड सी. ठीक है, तो यमन पता चल गया. इसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रेजेंट क्राइसिस है यमन के. प्रेजेंट क्राइसिस को कहाँ तक अभी चल गए हैं, प्रेजेंट क्राइसिस अभी लास्ट ईयर कहाँ तक पहुंचे थे प्रेजेंट क्राइसिस, वो देखेंगे. और लास्टली हम देखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या हो रहा है यमन में, जिसके वजह से ये यूएन के नजर में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है. और द वर्ल्ड इज वाचिंग यमन बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वर्स्ट हो गए हैं. मतलब दुनिया का सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस टाइम यमन में चल रहा है. राइट, बिग फेमीन, अ लार्ज फेमीन इज गोइंग टू गेट देयर इन यमन. और अगर ये क्राइसिस नहीं रुकते हैं, तो यमन में बहुत जबरदस्त फेमीन फैलेगा, और जिससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे. ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से हम पढ़ रहे हैं. दूसरा, मिडल ईस्ट के ज्यादातर क्राइसिस जो है वो यूपीएससी पूछता है. तो एक इम्पोर्टेंट रीजन है, तो येमेन क्राइसिस भी हो सकता है पूछ ले. और यहाँ का जो रेबेलियस ग्रुप है हाउतीज, तो उसके बारे में भी पूछ सकता है क्वेश्चन. तो इसीलिए मैं आज येमेन क्राइसिस लेके चल रहा हूँ ना. We'll start with a brief history of Yemen. You just have to remember that map location थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा. उसके बाद कुछ ऐसा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं यमन की. 1839 में एडन बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बनता है, एंड वाज रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय बॉम्बे प्रेसिडेंसी. इंडिया की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वही उसको एडमिनिस्टर करती थी. किसको? एडन को. एडन इन यमन, जो कोस्टल पोर्ट है.
Then the garrison of 2,000 Indian soldiers was established in Aden and Indian rupee was made the official currency. तो यमन में एक टाइम पे Indian rupee was followed as the official currency because it was administered by Bombay Presidency. In 1855, a fortnightly steamer service, बॉम्बे से एक स्टीमर सर्विस चलाई गई थी बाय पेनिनसुलर एंड ओरिएंट लाइन, ठीक है, तो यमन से और बॉम्बे के बीच में एक स्टीमर सर्विस चलाई गई थी। देन डिप्लोमेटिक रिलेशंस आगे बढ़ते हैं जब 1967 में यमन आजाद होता है, ठीक है, यमन की आजादी मिलती है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम इन 1967। उसके बाद इंडिया ने यमन को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। रिलेशन कंटिन्यूज टू बी एट गुड शेप, ठीक है, क्लोज पार्टनरशिप यमन की, हालांकि इंडिया की पार्टनरशिप सऊदी अरेबिया से क्लोज थी, जो कि यमन का एक तरह से यमन का जो फॉर्मल गवर्नमेंट है उसका एक राइवल ग्रुप है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया उस ग्रुप में आता है जो यमन की फॉर्मल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, राइट, जो अर्स्टवाइल जो पहले गवर्नमेंट थी। और यमन के क्लोज टाइज किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। डिस्पाइट बोथ दीज इश्यूज के इंडिया के सऊदी अरेबिया के साथ टाइज अच्छे हैं और यमन के पाकिस्तान के साथ टाइज अच्छे हैं। यमन एक क्लोज अलाय है इंडिया का, ठीक है। 1994 में सिविल वॉर होती है यमन में, ठीक है, यह जो मैंने आपको बताया सिविल वॉर एक बार हो चुकी है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है और फिर एक नया क्राइसिस 2011 में शुरू होता है। ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर इंडिया टुक अ न्यूट्रल स्टैंड, तो ये याद रखना है, इंडिया ने कोई ऐसा पार्टिसन स्टैंड नहीं लिया था, इंडिया टुक अ न्यूट्रल स्टैंड। Indian doctors and nurses were perhaps the only expatriates who stayed behind and rendered humanitarian services to the poor people of Yemen। ठीक है, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स और नर्सेज वहां पे रुककर सिविल वॉर के टाइम पे काफी उनकी मदद की थी, काफी सेवा की थी, सर्विस दी थी। 1994, following the successful conclusion of civil war, the government of Yemen sought the help of government of India। कुछ कुछ चीजों के लिए, जैसे 150 वॉर वाउंडेड पर्संस के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से मदद मांगी गई थी, तो वो इंडिया ने की थी, ठीक है। ये थी छोटी सी हिस्ट्री यमन की, जो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अ, अभी आते हैं हम लोग प्रेजेंट क्राइसिस पे। प्रेजेंट क्राइसिस जो अभी चल रहे हैं, जिनका अभी अंत नहीं हुआ है। तो सबसे पहले प्रेजेंट क्राइसिस में क्या होता है, 2011 में अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग पूरे अरेबियन सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनमें अरब स्प्रिंग होता है। जहां भी अथॉरिटेरियन रूल होता है, ऑटोक्रेटिक रूल होता है, वहां की जनता उस ऑटोक्रेटिक रूलर को उखाड़ के फेंकने लगती है। लीबिया में, ट्यूनीसिया में, यू सॉ दिस इन वेरियस अदर कंट्रीज, राइट। तो अरब स्प्रिंग जो है, इजिप्ट ऑल्सो, तो बहुत जगह पे अरब स्प्रिंग आपको पढ़ने मिलेगा। और इसको आप बोल सकते हैं कि इट वाज अ अरेबिक रेनेसांस, ठीक है, पॉलिटिकल रेनेसांस था ये इन द अरब वर्ल्ड। तो उस तरह से आप बोल सकते हैं। तो 2011 में अरब स्प्रिंग होता है और उसके बाद यमन में पावर ट्रांजिशन होता है। पावर ट्रांजिशन मतलब पावर जो है वो अरब स्प्रिंग के बाद किसके हाथ में जाएगी? अथॉरिटेरियन रूलर से किसके हाथ में जाएगी? टू अ नाइस एंड डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ अ रूलर, राइट। तो अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट कौन होते हैं? अली अब्दुल्ला सलेह, राइट। तो इनके नाम मैं बार-बार सलेह ही बोलूँगा, आई वोंट कॉल द होल नेम। तो यू शुड रिमेंबर अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट कौन थे? अली अब्दुल्ला सलेह, यानी सलेह जी अथॉरिटेरियन थे, इनको हटाया गया है। इन्हीं के डिप्टी ने फिर पावर संभाली, जिनका नाम था अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी, तो आई विल कॉल हिम हादी, ठीक है। तो सलेह भाई जो थे वो अथॉरिटेरियन थे, ही वाज अ ऑटोक्रेटिक kind of a ruler in Yemen, and Hadi was his deputy and was taken in power after Saleh, ठीक है। तो ये पावर ट्रांजिशन होता है। अब जो गेम स्टार्ट हो रहा है वो इसी पावर ट्रांजिशन से हो रहा है। तो हादी जी अभी आप समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं 2011 में। अभी स्ट्रगल शुरू होता है। मिस्टर हादी स्ट्रगल टू डील विद वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हादी जी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है यमन में बार-बार जिहादिस्ट ग्रुप के जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनके अटैक शुरू हो जाते हैं। ठीक है? ये अटैक होते क्यों हैं? अटैक इसलिए होते हैं क्योंकि हादी जैसे ही जॉइन करते हैं, उनकी कुछ वीकनेसेस होती हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, एडमिनिस्टर नहीं कर पाते, सही गवर्नेंस नहीं दे पाते, करप्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है बहुत तेजी से और बहुत ही लूज़ उनका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम रहता है। इस वजह से क्या होता है, बार-बार उनको क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो पहले जिहादिस्ट अटैक्स होते हैं, फिर साउथ में जहाँ मैंने आपको दिखाया था एडन, तो जो एडन वाला इलाका है, वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू होते हैं। नेक्स्ट
कंटिन्यूइंग लॉयल्टी ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स टू सले। अब जो सले भाई थे आपके अथॉरिटेरियन जो अभी निकल के गए हैं, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स, कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज जो होती हैं, वो इनकी बड़ी लॉयल होती है, जो इनका साथ नहीं छोड़ती हैं और पीछे छुपकर इनके लिए ही काम करती रहती हैं, और they used to work against Hadi. So they were not supporting Hadi, they were supporting again that previous authoritarian president Saleh. ठीक है? Now, fourth thing was corruption. Corruption बहुत जोरों पे होता है उस टाइम, हादी के टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फूड इनसिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें हादी जी के टाइम पे होती है। ना एक जो नई चीज सामने आती है, नई तो मैं नहीं बोलूंगा, दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1994। 1994 से हाउती मूवमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, और मिडल ईस्ट का एक इम्पोर्टेंट बड़ा ग्रुप है हाउती मिलिटेंट्स इनको बोलते हैं। कुछ लोग इनको मिलिटेंट्स बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है? तो मे बी यू कैन कॉल देम रेबल्स आल्सो। तो हाउती मूवमेंट स्टार्ट होता है यमन में। नाउ हाउती है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज द फाउंडर ऑफ हाउती मूवमेंट, हुसैन बदरुद्दीन अल हाउती। हाउती एक ट्राइबल ग्रुप है बेसिकली। हाउतीज आर द ट्राइबल्स इन यमन, और हाउतीज, ये जो ट्राइबल्स हैं, ये गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट खड़े होते हैं। सो दे रोज अगेंस्ट द mismanagement of government. Now, which government they rose against? They started rising against or getting rebellious against सलेह गवर्नमेंट। तो जो सलेह है, जो पहले अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट हैं सलेह, उनके खिलाफ ये लोग रिबेल करते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। and they are the Zaidi Shia Muslim groups. Zaidi Shia Muslim minority groups. शिया माइनॉरिटी है यमन में और सुन्नी मेजोरिटी है। तो जैदी शिया माइनॉरिटी ग्रुप्स के ये एक तरह से ये उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको एंडोर्स कर रहे होते हैं, और जो इनका फाउंडर है वो हुसैन बदरुद्दीन अल हाउती हैं, और ये स्टार्ट करते हैं हाउती मूवमेंट। अभी ये तो मर चुके हैं, इनके बेटे जो है वो चला रहे हाउती मूवमेंट। ठीक है? तो यमन में हाउती मूवमेंट स्टार्ट होता है, किसके अगेंस्ट स्टार्ट होता है? सले के अगेंस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है? दे टुक एडवांटेज ऑफ न्यू प्रेसिडेंट्स वीकनेस। अब जो नए प्रेसिडेंट आया हादी, इसकी कुछ वीकनेस जो मैंने आपको पहले बताई, करप्शन और लूज लॉ एंड ऑर्डर, और ये सब जिहादिस्ट मूवमेंट भी चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो युवा भी नारे लगा रहे हैं, भुखमरी फैल रही है, खाना नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें एक साथ घट रही होती हैं। जैसे ही रूल वीक होता है किसी भी कंट्री का, जैसे ही पावर में जो सेंटर है वो वीक होता है, वैसे ही ये सारे छोटे-छोटे जो ग्रुप्स होते हैं, मे बी दे आर कल्चरल रिबेलियस ग्रुप्स और रिलीजियस रिबेलियस ग्रुप्स, कुछ भी हो सकता है, या एथनिक ग्रुप्स हैं जो निकल के आते हैं, सो दे क्रिएट टेंशन फॉर द रूल, फॉर द गवर्नमेंट। तो वही चीज़ शुरू होती है, जैसे ही हादी के हाथ में जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट, तो उसके बाद दे स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग troubles for the new government which was controlled by Hadi. Now, they took control over the northern heartland of सदा प्रोविंस। मैंने जहां आपको दिखाया था नॉर्थ में सदा प्रोविंस है, ठीक है, सदा प्रोविंस के ऊपर ये लोग कब्जा कर लेते हैं हाउथीज। नाउ व्हाई सदा? सदा इज वेरी क्लोज टू सऊदी अरेबिया। सदा जो है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास है सऊदी अरेबिया के, एंड हाउथीज वर नॉट ओनली gaining control over this present government. They were not only revolting against the present government, they were also fighting and they were also against the Sunni Saudi, right? The Sunni population of Saudi, and they were also against the Saudi Arabian government. So सदा को घेरने का कारण एक और ये भी होता है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर पे आके सऊदी के दे विल क्रिएट ट्रबल्स इन सऊदी अरेबिया आल्सो। ठीक है? ना हाउती मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1994 में, और ये सारा गेम चला। उसके बाद हादी के खिलाफ भी ये लोग खड़े हो गए। नाउ व्हाट हैपेंड इन द लेट 2014 एंड अर्ली 2015? तो असली जो मारामारी है वो यहाँ पे शुरू होती है। मेनी ऑर्डिनरी यमनीज इंक्लूडिंग सुन्नीज। अभी देखना, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया दे आर शिया मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप। ठीक है? अभी होता क्या है, एक तरह का एक जिसको बोलते हैं कंफ्यूजन या इल्यूजन क्रिएट किया जाता है इन यमन, जिसमें बहुत सारे सुन्नी जो मेजॉरिटी हैं वो भी उस इल्यूजन में फंस जाते हैं। ठीक है? तो जो ऑर्डिनरी यमनीज हैं, जो ज्यादातर सुन्नीज हैं, दे आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग हाउदीज। व्हाई दे स्टार्टेड सपोर्टिंग हाउदीज? बिकॉज हाउदीज ने अपना तुरंत स्टैंड चेंज कर लिया। हाउदीज जहां पहले सलेह के अगेंस्ट जा रहे थे,
अभी उनको लगा कि हादी जो है वो वीक पड़ रहे हैं, तो हादी का जो भी नेगेटिव्स है, अनएम्प्लॉयमेंट और ये पॉवर्टी, स्टारवेशन, इसका फायदा उठाकर दे कैन कंट्रोल हादी आल्सो। So now when they got against Hadi, the Sunni population which was in majority in Yemen, वो भी कहीं न कहीं हाउथीज़ के साथ जुड़ने लगे बिकॉज़ दे वर आल्सो फीलिंग बैड विद ऑल दीज़ रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस ऑफ हादी। तो एक तरह से एक इल्यूजन क्रिएट किया गया कि दिस हादीज गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, वी आर अगेंस्ट दिस मिसमैनेजमेंट आल्सो। तो सुन्नी जो ग्रुप्स हैं यमनीज, जो नॉर्मल सिटीजंस हैं यमन के, वो लोग भी इनके साथ जुड़ने लगे एंड दीज रेबल्स ग्रेजुअली टुक ओवर द कैपिटल ऑफ सना। तो जो सना सेंटर में है बिल्कुल यमन के, उसको भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है? तो जैसे ही नेशन ज़्यादातर पब्लिक आपके साथ में आती है, तो आप पावर गेन कर लेते हैं, उसके बाद इट्स वेरी ईज़ी टू कंट्रोल द मेजर पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सना को इन्होंने कंट्रोल किया, सना को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड इन मार्च 2015? मैंने थोड़ा क्रोनोलॉजिकल रखा है इसको, ठीक है? नाउ द हाउथीज प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस लॉयल टू सलेह, जो मैंने बताया था, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी होती हैं जो अभी भी सलेह के साथ घूम रही होती हैं, उनके लॉयल होती है। तो हाउथीज प्लस सिक्योरिटीज forces loyal to Saleh, who was thought to have backed the enemies in the bid to regain power, then attempted to take control of the entire country. Now, this is a little bit confusing, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बच्चा भी confused है। Now, पहले यही हाउतीज थे जो सलेह को हटाना चाहते थे, ठीक है? ये वो सारी फोर्सेस को जमा कर रहे थे कि सलेह को हटा दिया जाए, उसके खिलाफ रिबेलियन किया, उसको हटा दिया। Now, the same forces are now want to remove हादी, और वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो सलेह की लॉयल फोर्सेस थी, उनको अपने साथ ले लिया। तो किया क्या? जो सलेह के लॉयल एजेंसीज थे, उनको भी अपने साथ ले लिया, सलेह सलेह के साथ साठगांठ कर ली और अभी हादी के पीछे पड़ गए। ठीक है? तो अभी जनता को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जनता बिल्कुल बालक जैसी है, उसको समझ में हो आ नहीं रहा है, इल्यूजन में घूम रही है कि भैया हो क्या रहा है और ये किसके साथ है एक्चुअली में। ठीक है? और जैसे ही हादी को ये पता चलता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी हाउतीज के साथ है और सिक्योरिटी फोर्सेस बेसिकली सलेह के साथ है, तो वो भागना सही समझते हैं एंड ही फ्लीज अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स सऊदी। ठीक है? तो हादी जो है, मिस्टर हादी, ये सऊदी भाग जाते हैं, निकल जाते हैं सऊदी से। ठीक है? तो अभी सऊदी में ही है ना। अभी ये सारा जब गेम शुरू होता है 2015 में, तो हमारे जो उस टाइम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होती हैं, लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वो ऑपरेशन राहत लॉन्च करती है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। और वहाँ पर जो भी इंडियंस फँसे होते हैं या जो भी फॉरेन नेशनल्स फँसे होते हैं अपार्ट फ्रॉम येमेनीज़, उनको वो लोग वहाँ से निकाल के लाते हैं। तो ये ऑपरेशन राहत इसी टाइम पे लॉन्च हुआ था, येमेन क्राइसिस के टाइम पे। तो इसका भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ थोड़ा-सा ऑपरेशन राहत क्या था और कब होता है। तो यही 2015 का टाइम था। ठीक है? तो ऑपरेशन राहत होता है, 4640 इंडियन सिटीजन्स अलोंग विद 960 फॉरेन नेशनल्स ऑफ 41 कंट्रीज। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था इंडिया का ये, और पूरी दुनिया ने इंडिया के पावर को समझा और इंडिया के इस कदम को सराहा। ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज एंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। अब तो बॉस एंटर कर गया है। नाउ बॉस इज एंटरिंग द गेम। बॉस का मतलब सऊदी अरेबिया नहीं है, बॉस का मतलब है द बिग बॉयज, राइट? सो यूके, फ्रांस एंड यूएस। जब भी सऊदी अरेबिया कहीं कूदता है ना, तो बेसिकली सऊदी अरेबिया नहीं कूद रहा है, धक्का देने वाले कौन है? पीछे से ये तीनों नेशंस खड़े हुए हैं, ब्रिटेन, यूएस एंड फ्रांस। नाउ सऊदी अरेबिया एक ग्रुप बनाते हैं, कोएलिशन बनाता है। सऊदी अरेबिया क्या करता है? कोएलिशन बनाता है जिसमें कौन-कौन है? सऊदी अरेबिया खुद है और 8 सुन्नी अरब नेशंस हैं, राइट? सो अभी वीक है एकदम यमन। यमन में गवर्नमेंट नहीं है। हादी जी भाग के सऊदी अरेबिया में बैठ गए हैं। उधर हाउथीज काम कर रहे हैं, रेबेलियस ग्रुप पूरा कंट्री को रूल कर रहा है। एक छोटी-सी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बैठी हुई है जो हादी को सपोर्ट करती है पर फिर भी किसी काम की नहीं है। सलेह जो है अभी भी पूरा चौड़ में घूम रहा है। वो पूरा उसको हाउथीज़ का सपोर्ट मिला हुआ है, उसकी कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ उसकी लॉयल्टी है, तो वो अभी भी खुले घूम रहा है। ठीक है? तो इस केस में सऊदी अरेबिया 8 मोस्टली सुन्नी अरब कंट्रीज़ के साथ गेम में कूद जाते हैं। नाउ सऊदी अरेबिया क्या बोलता है? सऊदी अरेबिया बोलता है कि ये जो जितनी भी ग्रुप्स हैं, जो हाउथीज़ को और सलेह को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये शिया ग्रुप्स हैं, दे आर एक्चुअली बैक्ड बाय ईरान। तो
सऊदी ये बोल देता है कि ये सारा ईरान का गेम है। हाउतीज को जो वेपन सप्लाई कर रहा है, जो आर्म सप्लाई कर रहा है, वो बेसिकली ईरान है। और ईरान का इन्फ्लुएंस यमन में खत्म करने के लिए हम लोग वॉर में कूद रहे हैं। हम लोग इसलिए कूद रहे हैं ताकि ईरान का इन्फ्लुएंस हम लोग खत्म कर पाए। जैसे ही यूएस को ये प्लान समझ में आता है, यूएस तुरंत बोलता है यार ईरान को तो मुझे भी मारना है, तो मैं भी कूदता हूँ। और ईरान और यूएस एक्सप्लेन्स ऑल दीज थिंग्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो दोनों भाई समझ जाते हैं, तीनों भाई कूद जाते हैं। अब डायरेक्टली नहीं कूदते हैं ये तीनों देश। दे आर वेरी स्मार्ट नेशंस, दे डोंट जंप डायरेक्टली। व्हाट दे डू इज दे विल से दैट हम इस कोएलिशन जो आपने बनाया है, बॉस ने जो कोएलिशन बनाया है, इसको लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे। मतलब इसको गेम समझाएंगे, जीपीएस देंगे, स्मार्टफोन देंगे, वॉर में वेपन्स वगैरह कुछ कुछ देंगे, ट्रक हम लोग भेज देंगे। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम हम लोग देंगे, बाकी तुम लड़ो भैया। ठीक है, तो सऊदी की एंट्री हो गई, 8 सुन्नी अरब नेशंस की एंट्री हो गई, ओमान, बाकी जो कंट्रीज है, बहरीन, ये सब छोटे-छोटे, बड़े-बड़े कंट्रीज जो है, ये सारे उसमें कूद जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या होता है, अगस्त 2015 आ जाता है। अभी कोएलिशन ग्रुप्स जो है वो सीधे कहाँ पे लैंड करते हैं, एडन में लैंड कर रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी हाउतीज का ग्रुप बैठा हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा जो कोएलिशन है, सारे के सारे जो पावरफुल कंट्रीज आ गए हैं, ये लोग सारे एडन में लैंड करते हैं, हाउतीज को मारते हैं, पीटते हैं, उनको भगाते हैं वहां से, और कहीं ना कहीं कुछ ही महीनों में ये लोग पूरे साउथ को टेक ओवर कर लेते हैं। राइट, तो पूरा जो साउथ है जहां पर एडन वगैरह है, उसको पूरे ढंग से टेक ओवर कर लेते हैं। अभी आगे क्या होता है, ठीक है। नाउ मिस्टर हादीज गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ टेम्पररी होम इन ईडन। अब जैसे ही एडन के कब्जे में आता है, तो सऊदी जो हादी जी हैं, सऊदी उनसे बोलता है, हादी जी से, कि भैया आप यहीं पे बैठो, आपकी एक छोटी सी गवर्नमेंट जो है वो वहां पे बना देते हैं एडन में। और एडन में जो गवर्नमेंट आपकी बनेगी, जो आप कैबिनेट फॉर्म करोगे, वो आप यहाँ से रिमोट से कंट्रोल करते रहना, फोन वोन पे बात करके उनको ऑर्डर देते रहना, आप यहाँ से मत जाना, आप यहीं पे बैठो, और आपकी एक गवर्नमेंट हमने ईडन में फॉर्म कर दी है। तो हाउतीज को भगाकर वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, एंड प्रेसिडेंट कंटिन्यूज इन सऊदी अरेबिया। नाउ नवंबर 2017 आता है, फिर क्या होता है, द सऊदी लेड कोलिशन इट टाइटन्स इट्स ब्लॉकेड ऑफ यमन। यमन का एक ब्लॉकेड शुरू करते हैं। ब्लॉकेड का मतलब यमन को चारों तरफ से घेरना शुरू करते हैं। अभी ये बोला तो जा रहा है चारों तरफ से घेरना शुरू करते हैं, बट इंपॉर्टेंटली ये ब्लॉकेड किसके लिए होता है, ईरान के लिए होता है, कि ईरान यमन में ना घुस पाए। ठीक है, तो सऊदी लेड कोएलिशन, जो सारा कोएलिशन है, ये 8 सुन्नी नेशन, यूएस, यूके, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सारे जो हैं, ये सारे यमन को ब्लॉक करना शुरू करते हैं, एंड स्टॉप्स द कम्युनिकेशन विद ईरान। द अलायंस बिटवीन हाउतीज एंड अली अब्दुल्ला सलेह आल्सो कोलैप्स। अभी जब ये होता है, तो जैसे ही इनको आर्म्स मिलने, सप्लाई खत्म होते हैं, और जो भी आसपास से पैसा आ रहा होता है, ईरान वगैरह से पैसा आ रहा होता है, वो मिलना बंद होता है, तो हाउतीज में और सलेह, जो भाई भाई बन गए थे बाद में, उनकी आपस में कोलैप्स होती है। द होल द अलायंस गॉट कोलैप्स्ड, और ये आपस में अलग होते हैं, और जैसे ही हाउतीज से सलेह अलग होते हैं, सलेह वाज किल्ड, तो सलेह को मार दिया जाता है। राइट, अभी सलेह गेम से बाहर हो गए। नाउ गेम में कौन कौन है, I must show you. Houthis are there. Hadi Bhai is there, right? Saudi is there. अभी सऊदी से, Saudi plus I will write Saudi plus all those. And one more player will come, that is UAE. राइट, अभी ये प्लेयर थोड़ा सा लेट में आएगा, अगले साल आ जाएगा। राइट, तो ये प्लेयर सारे के सारे अभी यमन में घूम रहे हैं। नाउ जून 2018 आता है। coalition attempted the major offensive to capture the Houthis Red Sea city of Hudaydah. Hudaydah is on the western port of Yemen. Yemen के बिल्कुल वेस्ट में है, एक पोर्ट है हुदैदा, रेड सी का पोर्ट है ये, और इसको लाइफलाइन ऑफ वेस्टर्न यमन माना जाता है, कि वेस्ट के यमन में इसको ऑलमोस्ट जो 2/3 यमन पॉपुलेशन है, जो पूरा वेस्ट में ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं यमन के वेस्ट में, वो ये हुदैदा जो पोर्ट है उसका लाइफलाइन है। लाइक मुंबई हमारा है पोर्ट, जो काफी बिजी पोर्ट है, तो वैसे ही हुदैदा इज अ लाइफलाइन ऑफ
यमेन्स 2/3 पॉपुलेशन। तो ये जो है कोएलिशन, ये हुदैदा पर कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट ईयर जनवरी 2019, द वॉरिंग पार्टीज एग्रीड अ सीज फायर एट टॉक्स इन स्वीडन। ये लोग स्टॉकहोम जाते हैं, स्वीडन स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम में ये लोग एग्रीमेंट करते हैं, सीज फायर करते हैं। जितनी भी वॉरिंग पार्टीज है, कौन कौन वॉरिंग पार्टीज है? हाउथीज आर देयर, सऊदी इज देयर, और सऊदी के साथ हादी इज देयर, ठीक है। तो ये लोग सारे सीज फायर प्लान करते हैं, सीज फायर करते हैं, और कुछ ही महीनों बाद अगेन क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो सीज फायर में कभी कभी ये लगता है कि नहीं, अभी सब कुछ शांत हो गया, नहीं होगा, बट अगेन क्लैशेस स्टार्ट। तो अगस्त 2019 में क्लैशेस फिर से शुरू होते हैं। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक? बिकॉज सीज फायर के बाद क्लैशेस फिर से शुरू हो गए इन 2019। नाउ क्लैशेस बिटवीन सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट फोर्सेस व्हिच इज बैकिंग हादी, ठीक है, सऊदी की जो बैकिंग से हादी की जो गवर्नमेंट है वो, और अलाइड साउदर्न सेपरेटिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएई गेम में कूदता है, और यूएई बोलता है कि हम जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बाय, बिकॉज जो मेजर जो पार्ट है आपका यमन का, it there are very large population which is migratory to UAE, और बहुत सारा यूएई का जो ट्राइब्स है they have the affinity towards यमन, राइट। अब यूएई और यमन की क्लोजनेस के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर हिडन, ठीक है, तो बहुत चीजें साफ नहीं है, बट यूएई इसमें कूद चुका है, ठीक है। द रीजन इज नॉट नोन, वेरियस रीजंस आर देयर। तो जो मैंने आपको बताया वो भी एक रीजन है कि बहुत ज्यादा क्लोज एथनिक एफिनिटी है दोनों के बीच में। बट ऐसा है तो ये पहले क्यों नहीं कूदा, ये भी कुछ क्लियर नहीं है, पर ये कूद गया है अगेंस्ट सऊदी। कुछ रीजन ये लोग बोलते हैं कि बिकॉज यूएस ने सऊदी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, यूएस सऊदी से डिस्टेंस बना रहा है, वेस्ट एशिया से और मिडल ईस्ट जो है वहां से यूएस और यूके अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया है, यूएई के साथ हाथ मिला लिया है और सऊदी के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनी रीजंस आर देयर, बट अभी का क्या सीन है, अभी द क्लैशेस आर कंटिन्यूइंग, राइट। तो अगस्त 2019 के बाद क्लैशेस फिर से शुरू होते हैं, सऊदी एक तरफ और हाउथीज और यूएई एक तरफ, एंड क्लैशेस स्टिल कंटिन्यूज। लास्ट ईयर सितंबर 2019 में, in September 2019, uh, Saudi backed government forces, they actually reclaimed a place called Zinjibar। Zinjibar, तो सऊदी क्लेम्ड जिंजीबर, ये जो रेबेलियस ग्रुप्स थे, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, इनसे जिंजीबर वापस ले लिया गया। जिंजीबर एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, एक इम्पोर्टेंट टाउन है इन यमन, ठीक है। तो ये कुछ डेवलपमेंट हुई है, बट स्टिल जो जो प्रेसिडेंट है हादी, वो अभी भी बाहर है, इज नॉट इन देयर, और एक छोटी सी गवर्नमेंट उनकी चल रही है। लॉट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यमन is in the control of Houthis, and the northern part also is in control of Houthis. Most of the eastern part जो है, जो ईस्ट ओमान के साइड वाला यमन है, वो ज्यादातर अभी भी प्रो गवर्नमेंट है, प्रो सऊदी है, ठीक है। तो वो अभी भी हादी के कंट्रोल में है, ठीक है। बट वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इकोनॉमिकली रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेड सी के पोर्ट्स जो यमन में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेस्टर्न पार्ट जो यमन का है, जो रेड सी से लगता है, और जो गल्फ ऑफ एडन का पार्ट है, उसको वो वापस ले ले, क्योंकि उसको वापस नहीं लेता है तो फिर जो कमर्शियल एक्टिविटी है यमन की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिंडर होती है और बहुत ज्यादा रुक जाती है, तो उसमें यमन का लॉसेस है, राइट। नाउ the case in concern is the humanitarian crisis in Yemen. Now, what are the humanitarian crises? First of all, बहुत जबरदस्त डेथ्स हुई हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं वहां पे 7,500 सिविलियंस मारे गए हैं सितंबर 2019 तक, बट ऐसा नहीं है। कई सारे एनजीओ और मॉनिटरी ग्रुप बताते हैं कि 1 लाख के करीब फर्टिलिटीज हुई हैं, यानी 1 लाख के करीब लोग मारे गए हैं, ठीक है। तो ये जो सरकारी आंकड़ा है इससे काफी ऊपर बताते हैं। वाई? बिकॉज एयर स्ट्राइक्स जो थी वो सऊदी लेड कोएलिशन ने की हैं। वहां पे जो हवा से बम दागे गए, वो सऊदी लेड कोएलिशन ने दागे थे, और उसमें काफी कैजुअलिटीज हुई, उसमें काफी लोग मारे गए, और
सरकारी आंकड़ा क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, जो कि काफी हद तक हादी हादी जो है वो उसके कंट्रोल में है, तो इसलिए वो थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है 7,500 सिविलियंस। खैर जो भी है, उसके बाद 1 लाख फैसिलिटीज हो चुकी है। thousands more civilians have died from preventable causes, right? तो ऐसे कुछ डिजीज फैले, मालन्यूट्रिशन हुआ, पुअर हेल्थ की वजह से भी बहुत लोग मारे गए हैं, नॉट डायरेक्टली बाय द होल कॉन्फ्लिक्ट, बट द सिम्टम्स ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट किल्ड मेनी। ठीक है। नेक्स्ट, 85,000 children with severe acute malnutrition might have died between April 2015 and October 2018, right? 85,000 children इन 3 सालों में जहाँ पे उनकी मौत हो चुकी है बिकॉज ऑफ एक्यूट malnutrition. This is a baby from Yemen only. Almost 10 billion are considered one step away from famine. यानी 1 करोड़ के आसपास आबादी बिल्कुल ब्रिंक पे खड़ी हुई है, फेमीन के, भुखमरी के बिल्कुल किनारे पे खड़ी हुई है, right? An estimated 2 million children are acutely malnourished. The war has also displaced more than 3.65 millions from their homes, right? तो करीब 36 लाख लोग, 36.5 लाख लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। 75% of the population need of humanitarian assistance according to UN. 75% आबादी जहां पर असिस्टेंस का वेट कर रही हो, हेल्प की वेट कर रही हो, you can imagine the condition of that country. Next, the severe acute malnutrition is threatening the lives of almost 4 lakh children under the age of 5. तो ये सारे आंकड़े हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं इनको, स्टैटिस्टिक्स को, बट यस, जो जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयावह है, बहुत पेनफुल है, एंड दैट इज व्हाई दिस क्राइसिस इज biggest, or you can say the biggest or the worst crisis, humanitarian crisis ever experienced by the world. So Yemen is experiencing the world's worst humanitarian crisis. Yemen is on the brink of world's largest ever occurred famine, right? So this was on the brink of वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर अकर्ड famine. तो इसलिए येमेन क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर फोकसिंग ऑन येमेन, दे आर ट्राइंग टू मीडिएट बिटवीन ऑल द पार्टीज, बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स, बट टिल नाउ कुछ ऐसा हो नहीं पाया है, और क्लैशेस अभी भी चल रहे हैं, क्राइसिस अभी भी चल रहे हैं। जैसे ही कोई सोल्यूशन आता है, यू जस्ट अपडेट योरसेल्फ इन योर नोट्स। यूपीएससी कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। हालांकि इंडिया का स्टैंड इसमें बहुत क्लियर है। इंडिया कोई कोई भी साइड लेने के लिए अभी अभी रेडी नहीं है, बिकॉज सऊदी से भी रिलेशंस अच्छे हैं, एंड इंडिया इक्वली हैज रिलेशन विद ऑल दी अदर पार्टीज लाइक ईरान। ईरान के साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो उसमें बेवजह इंडिया अपना न्यूट्रल स्टैंड खोना नहीं चाहता है, राइट? खैर, स्टिल थोड़ा सा एक इंटरनेशनल क्राइसिस है और काफी ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव है इसका, इसलिए दिस वाज इम्पोर्टेंट टू स्टडी, और इसको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप दिस हियर। आई होप द थिंग्स वर वेरी क्लियर। Okay then. So we'll finish it off here, and tomorrow I'll meet you at 1 p.m. first of all, and then 10 p.m. in the next session. So for those both sessions, I'll intimidate you accordingly. Okay. Thank you so much. Goodbye.